जय हिंद सभी को। आज हम लोग क्लास में करेंगे ग्रुप डी 2025 का 1 दिसंबर में जितना भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको उस थ्योरी भी दिया जाएगा जो आने वाले एग्जाम में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा उसमें ग्रुप रहता है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला में एल्कोहल में रहता है OH, ठीक है, समझते जाएंगे हम लोग। दूसरा में हम लोग देखते हैं कि ईथर जब भी आएगा तो समझ जाना बीच में अगर O है तो समझ जाना वो किसके बारे में बताता है, ईथर के बारे में बताता है। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड में याद रखना, एल्डिहाइड में CHO, क्या CHO तो मतलब होता है एल्डिहाइड। थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, एनालिसिस सिर्फ करना है। कीटोन, जब हम बात करेंगे कीटोन का मतलब होता है CO, अगर सिंगल O रहेगा तो ईथर और अगर CHO रहेगा तो एल्डिहाइड। उसी पर कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन पाया जाता है और 2 ऑक्सीजन के साथ COOH। नेक्स्ट में देखते हैं एस्टर, ये भी एक याद रखना, एस्टर में COOH होता है उसी तरह होता है लेकिन H की जगह में यहाँ पर क्या होता है R होता है। R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, तो एस्टर का हो गया COOR। नेक्स्ट देखते हैं कुछ जिसमें नाइट्रोजन रहता है जैसे कि एमाइन, तो एमाइन का मतलब होता है NH, ये NH2, तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहता है उसको क्या कहा जाता है, एमाइन कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ अदर ग्रुप देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि थायोल, नाम है थायोल का मतलब होता है सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड। उसी प्रकार नाइट्राइल में होता है CN, C और N के बीच याद रखना यहाँ पर होता है ट्रिपल बॉन्ड और इसको साइनो ग्रुप कहा जाता है। अगर इसी को थोड़ा सा उसके बाद देखते हैं एसिड हाइलाइट, ये सब कुछ नया क्वेश्चन है जो आने की संभावना होती है, ठीक ना। एसिड हाइलाइट का मतलब होता है एसिड जैसे कि COOH होता है तो उसमें से COOH में से OH को हटा देंगे तो OH को हटा देंगे उसके जगह Cl लगा देंगे तो COCl क्या हो जाएगा, COCl को एसिड हाइलाइट कहा जाता है। चलिए ये कुछ फंक्शनल ग्रुप का आपको फिगर दिया है, आप देख सकते हैं। अब बताओ थोड़ा सा हम लोग न्यूरॉन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, न्यूरॉन। ये आपको न्यूरॉन दिख रहे होंगे, ठीक है ना, न्यूरॉन का पार्ट, तो इसको थोड़ा समझते हैं। जो न्यूरॉन होता है, क्या होता है न्यूरॉन, इसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है ना, हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका की जो मूलभूत इकाई होता है, शरीर में जितने भी हम लोग को संकेत मिलता है वो किसके कारण मिलता है, न्यूरॉन के कारण ही मिलता है। इसमें अगर देखेंगे तो न्यूरॉन का जो मेन काज होता है सूचना को मस्तिष्क से मांसपेशियां या शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाना, न्यूरॉन। अब आता है जो न्यूरॉन होता है इसके कितने भाग पाए जाते हैं, न्यूरॉन के 3 भाग पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था 1 दिसंबर को, तो न्यूरॉन से जितने भी थ्योरी बन सकते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थ्योरी वे में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग बात करें न्यूरॉन के कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। पहला होता है एक्सॉन, क्या होता है एक्सॉन का काम होता है कि कोशिका से संदेश भेजता है, ठीक है। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है डेंड्राइट, क्या है डेंड्राइट। और इसका जो तीसरा भाग होता है, ठीक ना, कोशिका शरीर, डेंड्राइट, ठीक है। अब आता है संचार, एक होता है संचार जो सिनेप्स के द्वारा होता है। न्यूरॉन जो एक दूसरे को संचार भेजता है वो किससे भेजता है, सिनेप्स से। क्वेश्चन आएगा न्यूरॉन जो अपना संचार का काम करता है, टेलीकम्युनिकेशन का काम करता है ना, इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, तो किसके मदद से, तो वो सिनेप्स के मदद से, किसके मदद से, सिनेप्स के मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है न्यूरॉन को जो बांटा गया वो 3 प्रकार में बांटा गया, क्या क्या, एक होता है संवेदी न्यूट्रॉन, एक होता है मोटर न्यूट्रॉन। संबंधी याद रखना जो इंद्रिय अंगों से, मतलब जैसे कि इंद्रिय अंगों जो भी कोई हम टच करते हैं देखते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है, मस्तिष्क को भेजता है, तो इसको बोला जाता है संवेदी न्यूट्रॉन। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा मोटर न्यूट्रॉन। मोटर न्यूट्रॉन में क्या होगा कि मस्तिष्क से मांसपेशियों का संदेश, मस्तिष्क से मांसपेशियों, ठीक है। और होता है इंटर न्यूट्रॉन का काम होता है, अभी हम लोग बात किए संबंधी और मोटर न्यूट्रॉन, इन दोनों के बीच तालमेल करने का काम किसका काम होता है, इंटर न्यूरॉन्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये न्यूक्लियस, ये आप लोग को दिख रहा होगा क्या है न्यूक्लियस जो होता है इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है वो देखते हैं। ये बीच वाला न्यूक्लियस, यहाँ पर जाली जैसा भाग होता है उसको क्रोमेटम कहा जाता है, छोटा छोटा पोर होता है उसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियस जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक ना, ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस कहाँ पर, नाभिक के केंद्रक में होता है। इसका मेन कार्य क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, ठीक है। उसके बाद इसमें DNA पाया जाता है। DNA में याद रखना DNA जो होता है न्यूक्लियस के अलावा और एक जगह पाया जाता है जिसका नाम होता है
माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये भी चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हम लोग केंद्रक पर है, तो इसकी जो खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। अब आप लोग पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बाय आयतन, द्रव्यमान बाय आयतन। और इसका जो SI मात्रा क्या होगा? मास का क्या होता है? kg, और वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का होता है मीटर क्यू। इस प्रकार से जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है kg पर मीटर क्यू, kg पर मीटर क्यू। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये जो डेंसिटी होता है, क्या होता है? डेंसिटी, है ना? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डेंसिटी। तो डेंसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, ये पूछा था क्वेश्चन पूछा था। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो जाहिर है डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? डेंसिटी घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन पूछा था किसके किसके बीच? लेड नाइट्रेट का फुल फॉर्म याद रखना, PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें आपको दो यौगिक नजर आ रहा है, दो कंपाउंड नजर आ रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो Pb किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? I के साथ, बनेगा PbI2। और K किसके साथ रिएक्ट करेगा? NO3, तो क्या बनेगा? KNO3। यहाँ समझने वाली बात है कि जो PbI2 होता है, ब्रैकेट में आपको सॉलिड नजर आ रहा है। सॉलिड का मतलब ये पानी में घुलनशील नहीं है, तो इसको बोला जाता है PPT, या इसको बोला जाता है अवक्षेप। इसीलिए ये अवक्षेप रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर याद रखना जो PbI2 है किसका एग्जाम्पल है? अवक्षेप। और इसका कलर याद रखना, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। क्या होता है? येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जो DNA भी हम पढ़े थे कि केंद्रक में DNA पाया जाता है, तो DNA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि DNA क्या बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो DNA प्रोटीन बनाने में इसका काम होता है। DNA में जो 4 प्रकार के क्षार होते हैं उसका नाम है ATGC। अब ATGC क्या है? में जो नाइट्रोजनियस जो बेस होता है, एक DNA होता है, एक RNA होता है। DNA में होता है ATGC, A का मतलब होता है एडिनिन, G का मतलब होता है ग्वानिन, C का मतलब होता है साइटोसिन, T का मतलब थाइमिन। RNA में सेम होता है, सिर्फ अंतर यहाँ पर होता है। DNA में होता है थाइमिन और भी RNA में होता है यूरेसिल। बस इतना अंतर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आप लोग को देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर आपका गोल्जी बॉडीज का है। क्या है? गोल्जी बॉडी में ये जो भाग होता है इसको बोला जाता है सिस्टर्न। तो क्वेश्चन आएगा सिस्टर्न कहाँ पाया जाता है? सिस्टर्न यानी कि सिस। तो जब भी नाम आएगा सिस समझ जाना वो कहाँ पाया जाता है? गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो यहाँ पर ये जो गोल्जी करण है इसको गोल्जी अपार्टस भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो खोज किया है उसका नाम है कैमिलो गोल्जी। कब? 1898 में। कहाँ? 1898 में। ये जो कोशिका द्रव में केंद्रक के ये समीप पाया जाता है, केंद्रक के समीप। वहाँ पे थैलोनुमा झिल्ली के ढेर पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे। हम लोग जो देखे यहाँ पर फिगर में, तो उसको कहा जाता है सिस्ट्रन। क्या कहा जाता है? सिस्ट्रन कहा जाता है। अब आता है गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है। ठीक ना, गोल्जी उपकरण का काम होता है पैकेजिंग का। जितना भी पदार्थ होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करना, उसको बाहर निकालना, इसलिए इसको कहा जाता है कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो जब भी आएगा कोशिका का डाकघर या पैकेजिंग केंद्र, तो समझ जाना किसका बात हो रहा है? गोल्जी उपकरण का बात हो रहा है। ठीक है, अब आता है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अचानक जब कार जो होता है चल रही है ना, चल रही है तो वो आगे की ओर बढ़ रही है। अगर कार ब्रेक लग जाएगा तो हम लोग का बॉडी तो क्या है? आगे की ओर ही मूवमेंट कर रही है। तो जैसे ब्रेक लग जाएगा हम लोग का बॉडी क्या होगा? अचानक आगे की ओर झुक जाएगा। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल अगर है तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि सीट बेल्ट पहनना। क्यों? क्योंकि जब कार अचानक रुक जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। कालीन से धूल हटाना। कोई भी जो कालीन होता है वो क्या होता है? रेस्ट अवस्था में रहता है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं?
उसमें हम लोग जब प्रेशर डालते हैं तो उसमें धूल अचानक उड़ने लगता है। ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल होता है। बस का अचानक चलना, तो जब बस अचानक चल जाती है तो हम लोग पीछे की ओर पीछे की ओर मूव करते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग रस्टिंग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रस्टिंग। तो रस्टिंग में हम लोग क्या है? रस्टिंग का मतलब होता है संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। तो अब संक्षारण क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे आयरन का, ठीक है। तो आयरन में देखिए, आयरन का जो फॉर्मूला होता है Fe। जब ये पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो इसका कलर किस में चेंज हो गया? ब्राउन कलर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? ब्राउन कलर। और क्या बना लेता है? Fe2O3 XH2O। तो जब कोई भी चीज़ अपने बाहरी वातावरण के संपर्क में आकर अपना कलर, अपना प्रॉपर्टीज में चेंज कर लेता है तो उसको संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण। और ये संक्षारण किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण अपना कलर चेंज कर ले रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। ये भी याद रखना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है संक्षारण। तो इसमें और कुछ अगर है तो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉपर जो है, कॉपर में संक्षारण रहता है तो किस कलर में चेंज होता है? ग्रीन कलर। अब आपका होमवर्क है ग्रीन कलर में काहे चेंज होता है। अब एक लाइट से क्वेश्चन है, ठीक है। लाइट में पूछा गया था कि जो अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण है ना, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि सेम साइज का इमेज बनेगा, है ना। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा। तो ऐसा एक ही जगह में होता है सी पर, है ना। सी पर रखेंगे तो इमेज क्या होता है? सेम साइज का बनता है, बस उल्टा बनता है, ठीक ना। और जब सेम साइज का बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 होता है। आवर्धन क्या होता है? 1 होता है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन पूछा था धातु और अधातु में गुण पूछा था शायद अधातु के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग धातु के बारे में पढ़ लेते हैं। जो धातु होता है वो उष्मा का कुछ सुचालक होता है, करंट अच्छा से पास होता है, हीट अच्छा से पास होता है, ये चमकदार होते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ अधातु भी होते हैं जो चमकदार होता है। उसके बाद आघात वर्धनीयता और तन्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है मेलेबिलिटी। आघात वर्धनीयता जब भी आएगा तो समझना चादर का बात हो रहा है, और तन्यता का बात होगा तो ये किसके बात होगा? तार का बात होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद पता है कठोर। तो सभी को पता है कि धातु कठोर होता है, लेकिन कुछ धातु जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया, ये क्या होता है? मोम जैसा होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होगा? धातु का उच्च होगा, घनत्व भी धातु का उच्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज, ठीक ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा था, तो इससे रिलेटेड और भी जान लेते हैं। ग्लूकोज में बोला था इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 होता है, ठीक है। ग्लूकोज में होता है 3 आइसोमर पाया जाता है। आइसोमर का मतलब होता है फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग। एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से याद रखना। ग्लूकोज के पाए जाते हैं 3 आइसोमर। क्या पाए जाते हैं? 3 आइसोमर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कॉम्बिशन रिएक्शन यानी कि दहन अभिक्रिया। इसमें पूछा था कि कोई भी जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? CO2 और H2O मिलेगा। देखो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, CO2 और H2O बनेगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें C और H रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा, ठीक ना। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्लेमिंग के राइट हैंड के बारे में पूछा था, तो दोनों को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में कुछ अंतर नहीं है। देखो, जैसे कि हम लोग का ये जो अंगूठा होता है ये दोनों ही फोर्स के बारे में बताता है। ये जो हम लोग का तर्जनी होता है ना, तो ये दोनों ही किसके बारे में बताता है? फील्ड के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का मिडिल फिंगर होता है, तो मिडिल फिंगर में अगर लेफ्ट हैंड के बात करेंगे तो ये ओनली करंट के बारे में बताता है। और जो राइट हैंड होता है ये करंट के साथ साथ EMF के बारे में बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में भी बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाय शिवम, शिवम अब नेक्स्ट में क्या है, थोड़ा पूछा गया था नर जनांग और मादा जनांग के बारे में। शायद क्वेश्चन था नर जनांग के बारे में, तो दोनों देख लेते हैं। नर जनांग का बात करेंगे तो नर में पाया जाता है वृषण, टेस्टस,
जो कि शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। उसके बाद होता है पेनिस, उसके बाद आता है शुक्रवाहिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेज डिफरेंस। और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है। और एक होता है सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ पाया जाता है नर जननांग में। और अगर मादा जननांग का बात करेंगे तो मादा जननांग का आपका फिगर दिख रहा होंगे, इसको बोला जाता है अंडवाहिका, ठीक ना। ये बीच वाला भाग गर्भाशय, इसके जस्ट ऊपर वाला भाग को फंडस बोला जाता है। ये गर्भाशय नली हो गया। यहाँ पर जो 2 अंडाशय, इसको अंडाशय बोला जाता है। इस भाग को कहा जाता है योनि बोला जाता है। योनि के जस्ट भाग वाला ऊपर को कहा जाता है ग्रीवा कहा जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया मादा जननांग का पार्ट्स। चलिए, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन को हम नहीं लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके थ्योरी है वो सारे क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक ना। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कुछ कमियां होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसे एनालिसिस थ्योरी वे में किया जाएगा ताकि आने वाला एग्जाम में काम आएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।